Hello friends, UPSC mains में high score करना is a guarantee that you will find your name in the final list and also you will get your preferred service. And for that, आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद द टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और हाल में ही झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के रिजल्ट में मैंने डीएसपी वाली लिस्ट में 13वीं स्थान और ओवरऑल 39वीं स्थान प्राप्त किया है। इस प्रोग्राम के तहत मैं आप सबों के बीच झारखंड जेपीएससी से रिलेटेड आपको अपना स्ट्रेटजी बताऊंगा ताकि आप भी जो आने वाली 11वीं जेपीएससी है उसमें अच्छा कर सकें, अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। दोस्तों, यह प्रोग्राम 3 तरह से चलेगा। इसमें मैं 3 एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा। एक तो मेरा पर्सनल लाइफ पे, फिर मेरा जेपीएससी का एक ब्रीफ कि मेरा जेपीएससी जर्नी कैसा रहा, और उसके बाद मैं जेपीएससी के सिलेबस पर बात करूंगा। मैं बताना चाहूँगा कि मैं मूलतः झारखंड के चतरा ज़िले का निवासी हूँ, जहाँ के सरकारी स्कूल से मेरी शिक्षा होने के बाद मैंने डीएवी हेल से अपनी 12th की पढ़ाई की, जिसके बाद मैंने बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सिविल सेवाओं के तैयारी में आने से पहले वेदांता एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें मैंने एक असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे सिविल सेवा करना चाहिए। चूँकि मैंने बीआईटी मेसरा के में पढ़ाई के दौरान अपने सामाजिक कार्यों के वजह से मुझे राष्ट्रपति से राष्ट्रपति सम्मान भी प्राप्त हुआ था, और साथ ही एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा राष्ट्रीय विशाखा अवार्ड मिला था। तो मेरा कहीं ना कहीं समाज के प्रति, सामाजिक कार्यों के प्रति एक टिल्ट शुरू से रहा था। तो मैं चाहता था कि मैं इसी में करियर बनाऊं, इसीलिए असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट छोड़कर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। और शुरू के 2 अटेम्प्ट में मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा मुझे लगा कि मुझे ऑप्शन बी, प्लान बी की ओर भी बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने यूपीएससी के इतर भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म भरा, और 2021 में मैंने यूपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग, इन तीनों का प्रीलिम्स क्लियर किया और मैंने तीनों का मेंस दिया। चूँकि यूपीएससी का परीक्षा 16 तारीख को ख़त्म हुआ था, 16 जनवरी को, और 28 जनवरी से झारखंड लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों की मुख्य परीक्षा थी, और मैं दोनों में क्वालिफाइड था। तो और झारखंड का सिलेबस यूपीएससी से ऑल टुगेदर थोड़ा डिफरेंट है, और उत्तर प्रदेश और यूपीएससी दोनों का सिलेबस लगभग समान है। तो मैंने यह निर्णय लिया कि मैं झारखंड ना जाकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मेंस दूं, चूँकि दोनों एक डेट पे था। पर 16, 17, 18, 19 को मैं 3 दिन अपने यूपीएससी के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी शुरू की। उसके बाद 19 को कोविड के कारण से यह नोटिस आया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कि इस परीक्षा को अगले नोटिस तक टाल दिया जाता है। तो अब मेरे पास एकदम संशय सा विषय था, क्योंकि 28 तारीख से झारखंड की परीक्षा थी और 19 तक मैं यूपी और यूपीएससी में लगा हुआ था। तो आनन फानन में मैंने 19 को ही अपनी गाड़ी ट्रेन पकड़ी ताकि मैं बोकारो जा सकूं, चूँकि मेरे बड़े भैया भी झारखंड में मेंस दे रहे थे, और मेरे बड़े भैया प्रवीण कुमार इससे पहले भी मेंस दे चुके थे झारखंड में। तो मुझे लगा कि भैया अच्छे से पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो मैं आनन फानन में बोकारो गया, जहाँ से 20 को मैं जहाँ पहुँचा, और फिर मैंने जेपीएससी की पढ़ाई शुरू की। और चूँकि मेरा रीजनल लैंग्वेज खोरठा था, और मेरे घर में भी खोरठा बोला जाता है, और मैं एक खोरठा भाषी हूँ, तो इसके लिए मैंने, और लेकिन मेरी इसमें फॉर्मल एजुकेशन कुछ भी नहीं थी।
तो मैंने खोरठा से ही शुरू किया और सच पूछिए तो खोरठा पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आया और 2 दिनों में ही लगभग मैंने सिलेबस को ख़त्म कर दिया। चूँकि मेरे पास 7 ही दिन थे और सारे सब्जेक्ट को बांट दिया जाए तो मेरे पास 2 दिन भी नहीं बच रहे थे, पर मैंने खोरठा एकदम नहीं पढ़ा था, तो 2 दिन मैंने खोरठा विषय पढ़ा। उसके बाद 21-22 को मैंने खोरठा की पढ़ाई की। उसके बाद मैं 23-24 को अदर सब्जेक्ट देख रहा था, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन फिर 24 को आप जैसा कि जानते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जेपीएससी को भी टाल दिया गया। तो इसके बाद मैं फिर यूपीएससी के इंटरव्यू और आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मेंस का तैयारी करने लगा। फिर अचानक से 17 फरवरी को जेपीएससी का रिजल्ट आ जाता है। फिर मैं देखता हूँ तो केवल मेरे पास 22 दिन थे। तो इन 22 दिनों में ही मुझे तैयारी करनी थी जेपीएससी की, और जेपीएससी का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है यूपीएससी से, तो मैं फिर इसमें तैयारी में जुट गया। इसके बाद मुख्य परीक्षा हुई, जैसा कि आप सब जानते हैं, और मुख्य परीक्षा में मेरा चयन हुआ। इसके साथ साथ इंटरव्यू के बाद भी मेरा चयन हो गया। तो इसके बाद मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि आप इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, इस सिलेबस को। मैं सिलेबस को एक बार डिकोड करना चाहूँगा। तो इसको हम 3 फेज़ में बांटते हैं, एक प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स को आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो मार्क्स के बेसिस पे बांटा हुआ है कि इस टॉपिक से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो मेरा मतलब मानना, मेरे स्ट्रेटजी ऐसी रही थी, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसमें मतलब जो 60% ऑफ जो सिलेबस था वो बहुत कम पढ़ना था, और 40% सिलेबस में बहुत ज़्यादा वास्ट था। चूँकि मैं यूपीएससी का तैयारी करता रहा हूँ तो मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं जेपीएससी के लिए इतने बड़े सिलेबस पर पढ़ सकूँ। तो मैंने 60 नंबर जो मार्क्स के जो कम टाइम टेकिंग वाले सिलेबस थे, पहले उसको कंप्लीट किया, और थोड़ा बहुत वो जो 40 मार्क्स जो बचे थे उनको देख लिया। तो इसके वजह से मतलब एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है झारखंड में, तो मेरी कोशिश ये थी कि 60 में 50 में इधर ठीक कर दूं, और बाकी जो 40 होगा अगर उसमें मैं 20 भी ठीक कर दूं तो 70 में मेरा हो जाना चाहिए। और हुआ भी यही। मेरा पेपर 1 में लगभग 70 क्वेश्चन सही हुए, और पेपर 2 में लगभग 65 क्वेश्चन सही हुए। तो मेरा प्रीलिम्स में इस तरह से चयन हो गया। इसके बाद आता है मेंस। तो मेंस को जब आप देखेंगे तो इसमें प्रॉपर 6 पेपर्स होते हैं। पहला हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पेपर है, जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर है। तो इसके लिए तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा, आप सभी इतने सक्षम हैं कि ये पेपर क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें 30% मार्क्स लाना होता है। दूसरा पेपर आता है रीजनल लैंग्वेज, या फिर हिंदी या इंग्लिश। तो इसमें चूँकि मेरा खोरठा लैंग्वेज था, जैसा कि मैंने बताया, और खोरठा चतरा, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, इन क्षेत्रों का एक रीजनल लैंग्वेज है। मेरी खुद मातृभाषा है। हम लोग घर में सब लोग खोरठा में ही बात करते हैं। तो मुझे लगा कि मैं इसमें कंफर्टेबल रहूँगा और मैं इसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगा। और इसके मुझे ये भी लगता था कि इसके कारण खोरठा का प्रचार प्रसार और खोरठा को एक कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। तो मैंने खोरठा लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया, कुछ साहित्यकारों को पढ़ा, और बाकी मेरे जो बड़े भैया हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो भी मेंस दे रहे थे, तो उन्होंने मुझे खोरठा में बहुत मदद की, और मेरा खोरठा का लगभग सिलेबस इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो आप सब भी यही कर सकते हैं। डॉक्टर BN ओहदार सर की किताब है, गजाधर महतो जी की किताब है। इन सब किताबों से आप कहीं ना कहीं सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन्हीं टॉपिक पर आप डिफरेंट लोगों के मटेरियल से, डिफरेंट लोगों की किताब से आप उठा सकते हैं और पढ़कर नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद पहला पेपर आता है GS का, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। तो चूंकि आप जब हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे तो 4 क्वेश्चन आते हैं, इसमें सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करने हैं।
तो मेरी तैयारी इस तरह से थी कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री और झारखंड का हिस्ट्री इन दोनों को तैयार करूँगा और इन दोनों से ही अपना मार्क्स बढ़ाऊँगा और मेडिएवल और एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चंस मैं छोड़ दूँगा। पर मेरे साथ ये भी है कि झारखंड क्या करता है कि 20 नंबर का आपको एमसीक्यू पूछता है, तो उसमें सब रहता है एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न और झारखंड का, चारों टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि मैं एमसीक्यू सॉल्व करने भर इन सब टॉपिक्स पे कुछ पढ़ लूँ। तो मैंने लूसेंट को एंशियंट और मेडिएवल के लिए पढ़ लिया, और जो मॉडर्न हिस्ट्री था उसका मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ था डिफरेंट सोर्सेज से, मैंने उसको फॉलो किया। और झारखंड के लिए मैंने मनीष रंजन को फॉलो किया। इसके साथ साथ मनीष रंजन की किताब के साथ साथ मैंने आपके रामानंद तिवारी सर की एक किताब है उसको फॉलो किया। तो इस तरह से मेरा हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरे जो झारखंड वाले जो एमसीक्यू पोर्शन थे 20 क्वेश्चन, उसमें से जो हिस्ट्री का पोर्शन था 10 क्वेश्चन, उसमें से मेरे 9 सही भी हो गए थे। उसके बाद ज्योग्राफी का पोर्शन आता है। तो ज्योग्राफी मोर और लेस जो है वो यूपीएससी के सिलेबस के तर्ज पे ही है, केवल झारखंड का ज्योग्राफी हम लोग को इतर पढ़ना पड़ता है। तो इसको भी मैंने रामकुमार तिवारी सर की किताब से पढ़ा और इसके साथ साथ मनीष रंजन को फॉलो किया। तो इस तरह से मेरा जो है ज्योग्राफी भी तैयार हो गया। उसके बाद आता है पेपर 2, जीएस पेपर 2, जो कि आपका पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो चूँकि पॉलिटी जो है यूपीएससी के सिलेबस में है, तो यहाँ मेरी तैयारी उस तरह से हो चुकी थी। लेकिन इसके साथ साथ दिक्कत ये था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी 100 मार्क्स का आने वाला था। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं कुछ नहीं पढ़ पाया था। तो मेरा रूममेट है कौशल, वो भी जेपीएससी का मेंस दे रहा था। तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उसने कुछ शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे, मैं उससे कुछ पढ़ लिया। इसके साथ साथ मैंने लक्ष्मीकांत की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है उससे सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने लिए कुछ कंटेंट तैयार कर लिया। इस तरह से मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तैयार हो गया। और पॉलिटी मैंने जैसा कि बताया कि यूपीएससी का देता हूं, तो उसके वजह से पॉलिटी ऑलरेडी तैयार था। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ पोर्शन जो हैं वो गवर्नेंस से रिलेटेड हैं। तो यूपीएससी में गवर्नेंस भी सिलेबस में है। तो इस तरह से मेरा वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ पार्ट क्लियर हो गया। इसके बाद जो है पेपर जो 3 है इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन पे आते हैं। तो जीएस पेपर जो 3 है इकोनॉमिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा। पहले तो इकोनॉमिक्स जो जनरल इकोनॉमिक्स है, तो इसकी तैयारी भी लगभग मेरी यूपीएससी के तैयारी से अलाइंड थी, तो ये हो गई थी। इसके बाद जो है झारखंड का इकोनॉमिक्स जो है, इसको मैंने 2 तरह से तैयार किया। एक तो मनीष रंजन से कुछ स्टैटिक पोर्शंस मैंने देख लिए, खनिज वगैरह, कोयला, खनिज। और इसके बाद मैंने इकोनॉमिक सर्वे जो 2021 की थी उसको थॉरोली पढ़ा, एक एक लाइन पढ़ा, और इसको मैंने 10 पेज का शॉर्ट नोट्स बना लिया। और ये लिटरली मैं बताऊं बहुत काम आता है, और इसको आंसर राइटिंग में आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। और इकोनॉमिक्स सर्वे कोड करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा मार्क्स फेच कर सकते हैं आप सब। तो इकोनॉमिक्स सर्वे देखना चाहिए। आप किसी स्टेट के बारे में एग्ज़ाम दे रहे हैं और किसी स्टेट के बारे में अच्छे से अगर जानना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे उस स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे कहीं ना कहीं बहुत काम का चीज़ है। तो इकोनॉमिक सर्वे का मैंने नोट्स बनाया, और इकोनॉमिक सर्वे को डिफरेंट आंसर में मैंने कोट करने का भी कोशिश किया। और जो 4th पेपर है साइंस का, जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और पाँचों डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं, तो इसको भी मैंने डिफरेंटली मतलब तैयार किया। इन्वायरमेंट था तो इन्वायरमेंट भी लगभग यूपीएससी से अलाइंड है। बाकी जो झारखंड रिलेटेड जो साइंस का था, झारखंड का में एग्रीकल्चर, झारखंड में फिशरीज, वर्मी कल्चर, इन सब को गूगल सर्च करके और कुछ इकोनॉमिक सर्वे से मैंने कुछ कंटेंट को उठाया, और इस तरह से मैंने साइंस को तैयार किया। तो इस तरह से मैंने बताया कि कैसे कैसे मैं अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट को
का सिलेबस कैसे तैयार कर सकते हैं। अब मेन एस्पेक्ट आता है आंसर राइटिंग एग्ज़ाम सेंटर में। तो अब जबकि जो बहुत लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मेरा तो खैर यूपीएससी की परीक्षा थी 6 जनवरी से 16 जनवरी, तो मैं थोड़ा रिटेन में तैयार था। बट बहुत लोग डायरेक्ट चले जाते हैं आंसर लिखने एग्ज़ाम में मेंस के समय। तो बहुत तरह के या तो घबराहट होती है या उतना जल्दी नहीं लिख पाते हैं तो आंसर छूट जाता है। तो मेरा मानना है कि आंसर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इन सब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें। तो सबसे पहला आता है लैंग्वेज पेपर। तो आप 4 पेपर में हो सकता है कि अच्छे से आंसर टाइम बाउंड में लिख भी लें, लेकिन लैंग्वेज पेपर एक ऐसा है कि बहुत ही लेंथी है, बहुत ही ज़्यादा लिखना है। और आप अगर कोई जो ऐसा लैंग्वेज रखे हैं जिसको देवनागरी लिपि में लिखना है, जैसे कि खोरठा है, इसको देवनागरी लिपि में लिखना है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो कहीं ना कहीं आप बहुत इसमें ये टाइम टेकिंग हो जाएगा और आप सही टाइम पे हो सकता है कंप्लीट ना कर पाएँ। तो मेरा मानना है कि आप पहले से 2-3-4 मॉक जो पेपर हैं जो डिफरेंट अभी तो 2 साल खोरठा का परीक्षा भी हो गया है, तो आप इसको उठाकर फिर से आप लिख सकते हैं इसका आंसर और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप कितने टाइम बाउंड में आप आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप खोरठा को कंप्लीट कर सकते हैं। और खोरठा थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और पेपर में अगर आप 30 पेज तक जाते हैं तो खोरठा में हो सकता है कि आपको 32-33 पेज तक भी जाना पड़े। इसके बाद आता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पोर्शन। तो हिस्ट्री में जैसे मेरे टाइम में गांधी जी पे क्वेश्चन आया था कि गांधीज रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इसको मेरे पास ना क्रिएटिविटी का बहुत स्कोप नहीं बच रहा था कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो बाकी तो एक डायग्राम बना के, हाँ गांधी जी का ये रोल, डिफरेंट सोशल रोल, इकोनॉमिकल रोल, इस तरह से कुछ तो एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया था। इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक भारत का मैप बनाया और बताया कि गांधी जी का डिफरेंट रोल इन द डिफरेंट लोकेशन ऑफ द इंडिया क्या क्या हो सकता था। तो इसको मैंने मैप के थ्रू शो किया। तो इस तरह से मैंने एक आंसर में मैप को भी किसी न किसी तरह से घुसाने का कोशिश किया। इसी तरह झारखंड में कोल का क्वेश्चन था ज्योग्राफी में। तो इसमें भी मेरा प्रयास ये रहा कि मैं झारखंड का डिफरेंट दो मैप बनाए मैंने, और एक में मैंने शो किया कि कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, और एक में मैंने बताया कि कोल जो झारखंड में कोल बना उसका प्रोसेस कैसे रहा होगा। तो इस तरह से आप जो आंसर में है वो मैप का, डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो पेपर सेकंड था पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था कि आप मैप बना सकें। तो मेरा कुछ मतलब और वेन डायग्राम बना सके, कुछ डिफरेंट टाइप का डायग्राम बना सके। तो इसमें मेरा जनरली जो था वो फ्लो चार्ट टाइप था कि मतलब कुछ रोल बताया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है तो मैंने मतलब 2 तरह से बताया कि झारखंड में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का 2 तरह से रोल है, एक डीएम के तौर पे, एक डीसी के तौर पे, एक रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पे भी काम करता है, एक मजिस्ट्रेट के टाइम भी काम करता है। तो उसको मैंने मैप के डायग्राम के थ्रू शो करने का प्रयास किया। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी में मैंने डायग्राम बनाया, मैप का कहीं स्कोप नहीं रहा। इसके बाद इकोनॉमिक्स आया, तो इकोनॉमिक्स में लगभग मैंने 4 क्वेश्चन में 3 में मैंने मैप बनाए हैं। एक जो क्वेश्चन था वो कि झारखंड की समस्याएं, तो इसमें मेरा डिफरेंट अप्रोच रहा कि झारखंड में जैसे मैंने मुझे याद आ रहा है कि मैंने माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग और वेस्टिंग, इनको तीनों को एक सिंगल वेन डायग्राम में बताने का कोशिश किया कि कैसे तीनों इंटरलिंक्ड हैं और झारखंड जो है वो ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन को सफ़र कर रहा है। तो ये एक वेन डायग्राम काम आया। इसी तरह एनर्जी सिक्योरिटी पे एक क्वेश्चन था, तो उसमें भी मेरा प्रयास ये था सर्कल के थ्रू बताने का कि सर्कल और फिर उसको बांट देने का क्वाड्रेंट्स में कि इतने प्रतिशत बिजली जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होती है, इतने से नॉन रिन्यूएबल से। फिर रिन्यूएबल में भी मैंने तोड़ के बताया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है,
फिर न्यूक्लियर से कितना हो रहा है। तो इस तरह से मैंने इसको बांट के डायग्राम के थ्रू आंसर किया। हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस। एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आईएएस नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवैल्यूएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ आईएएस नेटवर्क। थैंक यू। इसके बाद आपका आता है फोर्थ जो पेपर है साइंस का। तो इसमें डायग्राम अटमोस्ट ज़रूरी वाली चीज़ है। अब मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप बिना डायग्राम के नहीं बता पाएंगे। और इवन मतलब जैसे हमारे टाइम में जो क्वेश्चन आया था कि दो जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं इसको डायग्राम सहित बताएं। तो देखिए क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि डायग्राम बनाएं। तो जैसे मैंने सोलर पावर को लिया और विंड पावर को लिया, तो इसको दोनों को आप वाट बना सकते हैं, सोलर ग्रिड बना के दिखा सकते हैं कि ऐसे सोलर ग्रिड काम करता है। सोलर ग्रिड के कंपोनेंट लिख सकते हैं, सिलिकॉन वगैरह के बारे में लिख सकते हैं। इसी तरह से पॉल्यूशन पे एक क्वेश्चन था, एसिड ड्रेन पे एक क्वेश्चन था। तो एसिड ड्रेन को भी आप मतलब इसमें केमिकल जो आप अगर जानते हैं केमिकल फार्मूला कैसे बनता है तो इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरा जो अप्रोच था, जैसे पॉलिटी में कुछ क्वेश्चंस था, सेपरेशन ऑफ पावर पे था आपका। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन फेडरलिज्म पे था। तो मुझे कुछ कोट्स याद थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फेडरलिज्म को लेके कि तो मैंने उसको कोट करके इसी से स्टार्ट किया, एक कोट से स्टार्ट किया। चूँकि 40 नंबर का एक क्वेश्चन है तो बहुत स्कोप है कि आप जैसे ऐसे में आप स्टार्ट करते हैं कोट से, इस तरह से यहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद इन सब के बाद आपका अगर मेंस में चयन होता है तो आप इंटरव्यू में जाते हैं। अब झारखंड में जो इंटरव्यू बोर्ड्स है जनरली बहुत कॉर्डियल है, पर यह है कि झारखंड में एक साथ बहुत बच्चों का इंटरव्यू होता है एक दिन में। जैसे इस बार 100 बच्चों का एक दिन में हुआ, तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा था। और लकली मेरा जो बोर्ड था वो मेरा बड़े लेवल पे इंटरव्यू लिया, मतलब अच्छा टाइम लिया, लगभग 22 से 23 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला। अजीता भट्टाचार्य मैम का बोर्ड था और इसमें भी डिफरेंट क्वेश्चन आए। तो अब मेरा चूँकि केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और मैंने इसके बाद मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट किया था, तो मेरे से यह क्वेश्चन स्वाभाविक था कि आप मतलब एक जगह नहीं रह रहे हैं, मतलब फ्लक्चुएसन है आपके करियर में। आपने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग का जॉब किया, उसके बाद छोड़ के आपने मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट किया। तो इन सब तरह का जो क्वेश्चन है आपसे पर्सनल रिलेटेड ये आएंगे, तो इनको आपको पहले से सोच के जाना है कि क्या करना है। दूसरा, मेरे से कुछ केमिकल इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन पूछे गए। चूँकि मेरा इंजीनियरिंग 6 साल पहले हो गया तो बहुत चीज़ें मुझे याद नहीं थी, तो मैंने सॉरी सर बोल के अपना इसको ख़त्म किया। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए उसका सही आंसर जानते हो। अगर थोड़ा जानते हैं तो फिर मतलब जितना मतलब आपको लगता है कॉन्फिडेंस में कि हाँ इतना अच्छा मुझे जानकारी है, तो आप अच्छे से उसको आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो सॉरी कह के आगे निकलने में कोई बुराई नहीं है। और मेरे 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहा जहाँ मुझे सॉरी कह के आगे निकलना पड़ा। और मोर और लेस चूँकि भट्टाचार्य मैम ने मुझे पहले ही मेरे यूपीएससी एक्सपीरियंस के बारे में पूछ लिया था, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा और सबों के कंपेयर में थोड़ा ऊपर लेवल का पूछना शुरू हो गया था मेरा। तो इंटरव्यू में यही है कि तो थोड़ा घबराएं नहीं, कॉन्फिडेंट रहें। और बाकी झारखंड का जो जेपीएससी का जो बोर्ड्स होता है वो बहुत कॉर्डियल है, आपको बहुत शांति से पूछेगा, बहुत ज़्यादा उसमें डर टाइप से आपको नहीं लगेगा। और इंटरव्यू से पहले कोशिश करें कि 2-3 दोस्तों को बिठा के खुद मॉक दे लें। बहुत ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग में ही जाके मॉक दें, वो ना 4 तरह का कैमरा लगा के फिर वो एक डर का भी वातावरण हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि हम हमेशा डरते ही हैं। अब मेरा ही देखिए, मैंने कहीं भी किसी भी कोचिंग में किसी भी तरह का मॉक नहीं दिया, तो भी मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू कहीं ना कहीं अच्छा ही गया था। तो खुद कॉन्फिडेंट रहें और इंटरव्यू का इस तरह से तैयारी करें।
इसके बाद बात आती है जनरल बातें, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, इन्होंने बहुत कारणों की वजह से अपना क्रेडेंशियल कहीं ना कहीं खोया है, और जिसको झारखंड, कम से कम झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन सब की लोक सेवा आयोग जो है वो कहीं ना कहीं रीगेन करने का कोशिश कर रहा है, अपना जो क्रेडेंशियल और क्रेडिबिलिटी जो खो चुका है। तो इस दौर में देखेंगे कि जो झारखंड का एग्ज़ाम है बहुत ही फेयर मैनर और बहुत ही त्वरित तौर पर हुआ। तो जो 11वीं जेपीएससी का भी परीक्षा होगा, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही इसको भी कंडक्ट कराया जाएगा और बहुत कम समय में इसको भी ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप सबों से मेरा सलाह होगा कि आप निश्चित तौर पे अब से लग जाएं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत टाइम ना मिले आपको। और इसके बाद 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो समाज है, जो हम लोगों का फ्रेंड सर्कल्स है, इसमें बहुत तरह का नेगेटिविटी है कि जेपीएससी में घूस दे के पास हो जाते हैं लोग, जेपीएससी में बहुत तरह का पैसा चलता है। तो इस तरह का सोच में ना आप फिर अपने पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कि यार सब तो बिक ही गया है तो फिर हम क्यों पढ़ें, तो फिर आप पढ़ नहीं पाते हो। अब बाद में फिर जो लोग पढ़ते हैं वो पास करते हैं। तो निश्चित तौर पे इन सब चीज़ों से आपको दूर हटना है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में पढ़ना है। और चूँकि मेरे एक दोस्त हैं अमित कुमार, अभी करोल बाग में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं, इसके साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में डीएसपी का पोस्ट उनको भी पिछले बार मिल चुका था। तो वो मुझे यही चीज़ हर बार बताते रहता था कि यार मैंने भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में झारखंड से आके एग्ज़ाम दिया और मेरा यहाँ चयन हुआ, तो निश्चित तौर पे तुम्हारा तो, हम लोग का तो झारखंड स्टेट ही है और हम लोग का होगा ही, अगर अच्छा से करोगे तो नेगेटिविटी से दूर रहो। और तो उसके मोटिवेशन से मैं नेगेटिविटी से दूर रहा। तो मेरा भी सलाह होगा कि अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं जो आपको पॉजिटिव दें। और बाकी मैं अपना ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डलवाने का कोशिश करूँगा। आपको जो भी क्वेरी रहेगा वो आप उस ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा मैं प्रयास करूँगा कि आपके क्वेरीज़ का आंसर कर सकूँ, ताकि आप भी आगे बढ़ें और झारखंड को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद।